स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 प्राचीन इतिहास मौर्य साम्राज्य 7वां चैप्टर। ओके, जो हमारा 7वां चैप्टर है मौर्य साम्राज्य। SCERT की किताबें हैं, मैंने बताया था 6 से 8 तक की जो किताबें रहेंगी वो SCERT लूँगा और 9 से 12 तक की NCERT की किताबें मैं पढ़ाऊँगा। ओके, तो 6, 7, 8 SCERT, फिर 9, 10, 11, 12 NCERT, क्योंकि SCERT की किताबें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं 6 से 8 तक की। तो फिलहाल मैं क्लास 6 की किताब पढ़ा रहा हूँ और उसमें आज हमारा 7वां चैप्टर है मौर्य साम्राज्य। मैं जियोग्राफी भी आपको पढ़ा रहा हूँ, उसमें क्लास 6 की जो किताब है वो कंप्लीट हो गई है और आगे उसमें क्लास 7 की बुक पढ़ाई जाएगी। ओके, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य। मैंने आपको ये भी बताया था कि हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, कोई समरी नहीं पढ़ेंगे। ओके, एकदम लाइन बाय लाइन जैसे किताब में पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे। पाठ 7 मौर्य साम्राज्य। आप आजकल के प्रचलित सिक्कों को ध्यान से देखिए। जो आजकल के सिक्के चलते हैं भारत में, इसको ध्यान से देखिए। इसके एक और पीठ से पीठ सटाए हुए 4 सिंह बैठे हुए हैं। ओके, अगर आप सिक्कों को देखेंगे तो 4 सिंह बैठे हुए हैं जो अपनी पीठ सटाए हुए हैं। ये जो सिंह है ये अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछ सकता है, ये जानकारी बहुत अच्छी है कि ये जो 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए हुए सिक्के में बने हुए हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो ये अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिए गए हैं। ओके, अशोक जिस वंश का शासक था वह वंश था मौर्य वंश। दूसरा क्वेश्चन, अशोक किस वंश से संबंधित था, तो अशोक मौर्य वंश से संबंधित था। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें आपको पहले जाननी है, फिर आप जब बड़ी किताब पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए चित्र भी दिया है चाणक्य और चंद्रगुप्त की। ओके, ये देखिए चाणक्य जी हैं, ये चंद्रगुप्त हैं। बौद्ध स्रोतों के अनुसार नंद वंश के शासक घनानंद द्वारा अपमानित आचार्य कौटिल्य, कौटिल्य का नाम चाणक्य था। ओके, तो चाणक्य को ही कौटिल्य भी कहते हैं। कौटिल्य ने बालक चंद्रगुप्त को राजकीलकम नामक खेल खेलते हुए देखा। बालक में विलक्षण नेतृत्व प्रतिभा देखकर चाणक्य ने उसे अपना शिष्य बना लिया और अपने साथ तक्षशिला ले जाकर विविध कलाओं की शिक्षा दी। ओके, तो हुआ क्या कि एक बार चाणक्य नंद वंश के शासक घनानंद के दरबार में गए थे, तो इनका वहाँ पर अपमान किया गया, इनको वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। अब चाणक्य अपमानित हो गए और उन्होंने वहीं पर कह दिया घनानंद से कि हम आपका और आपके वंश का सर्वनाश कर देंगे। चाणक्य ने घनानंद से कह दिया। फिर ये जब लौट रहे थे तो इन्होंने चंद्रगुप्त को देखा, उसमें बहुत छोटा था एक प्रकार से, और वो राजकीलकम नामक खेल खेल रहा था। अब ये खेल होगा कोई, मुझे तो इसके बारे में नहीं पता है। राजकीलकम नामक खेल खेल रहा था, तो चाणक्य ने देखा कि उसमें नेतृत्व करने की अद्भुत प्रतिभा है। ओके, चाणक्य ने ये सब देखकर उसको अपना शिष्य बना लिया, कहा कि ये तो बहुत प्रतिभाशाली है, इसमें विलक्षण गुण है, और अपने साथ तक्षशिला ले आए और उसको विभिन्न कलाओं की शिक्षा देनी शुरू कर दी। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की कूटनीति एवं रण कौशल द्वारा नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित किया। 322 ईसा पूर्व में मगध में मौर्य वंश की स्थापना की गई। तो अब यहाँ से कई क्वेश्चन बनेंगे। भाई, घनानंद नंद वंश से संबंधित शासक था, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। 322 ईसा पूर्व में उसने मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की स्थापना किस वंश को समाप्त करके की गई थी? तो मौर्य वंश की स्थापना नंद वंश को समाप्त करके की गई थी। ओके,
तो चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक घनानंद को समाप्त कर दिया, पराजित कर दिया और 322 ईसा पूर्व में मगध में मौर्य वंश की नींव डाली, स्थापना कर दी। यूनानी सेनापति सेलुकस ने 305 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने परास्त कर दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को परास्त कर दिया था, हरा दिया था। सेलुकस ने कब आक्रमण किया? 305 ईसा पूर्व में, ओके, पश्चिमोत्तर भारत पर। कहाँ का सेनापति था? यूनान का, जहाँ से सिकंदर आया था। सेलुकस को हरा दिया तो सेलुकस को चंद्रगुप्त से एक संधि करनी पड़ी, जिससे चंद्रगुप्त को हिंदकुश पर्वत तक के प्रांत उपहार में मिल गए। ओके, जब सेलुकस हार गया तो उसने सोचा कि अब संधि करना ही सही है, तो संधि हो गई और हिंदकुश पर्वत तक का जो पूरा का पूरा प्रांत था वो चंद्रगुप्त मौर्य को मिल गया। सेलुकस ने मेगस्थनीज नामक राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मेगस्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगस्थनीज सेलुकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये क्वेश्चन आप बार बार पढ़िए और इसको याद रखिए। सेलुकस ने अपना एक राजदूत मेगस्थनीज को भेजा। कहाँ भेजा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने भारत में प्रथम बार एक केंद्रीय शासन के अंतर्गत विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। ओके, फिर है यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त के लिए सेंड्रोकोट्स नाम का उल्लेख किया है, यानी कि जो यूनानी लेखक हैं वो चंद्रगुप्त को क्या कहते हैं अपनी भाषा में? सेंड्रोकोट्स। ओके, सेंड्रोकोट्स। अब देख लेते हैं यहाँ पर मौर्य प्रशासन। मेगस्थनीज की इंडिका, यानी मेगस्थनीज की रचना जो है उसकी क्या नाम है? उसका क्या नाम है? इंडिका। ये इंडिका एक किताब है जिसको मेगस्थनीज ने लिखा है। ओके, कौटिल्य चाणक्य के अर्थशास्त्र पुस्तकों से मौर्यों के विशाल प्रशासन तंत्र की जानकारी मिलती है। तो जो मौर्य वंश है उसके प्रशासन तंत्र की जानकारी किन किन किताबों से मिलती है? मेगस्थनीज के इंडिका से, और चाणक्य यानी कौटिल्य ने एक रचना की है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, इससे भी काफ़ी जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त सारे अधिकार अपने ही हाथों में रखे हुए था। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद गठित की गई थी जिसके सदस्य राजा को सलाह देते थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ओके, तो चाणक्य मेन था, उसी ने इसको राजा बनने में सहायता की थी। उसी की सहायता से चंद्रगुप्त ने घनानंद को हराया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसका प्रधानमंत्री चाणक्य बन गया था और सलाह देता था कैसे काम करना है, कैसे दूसरे से युद्ध करना है, युद्ध में कौन सी चाल अपनानी है, सारी सलाह चाणक्य देते थे। और एक मंत्री परिषद भी थी जिसके सदस्य राजा को सलाह देते थे। पूरी शक्ति चंद्रगुप्त मौर्य के ही हाथों में रहती थी। तो अब हम लोग मौर्य शासन व्यवस्था को समझ लेते हैं। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, बहुत ही अच्छा बना करके दिया है डायग्राम आपको। मौर्य शासन व्यवस्था, सबसे पहले हम लोग क्षेत्रीय विभाजन समझते हैं। जैसे आज हमारे देश में भारत है, फिर वो कई राज्यों में बटा हुआ है, फिर एक एक राज्य कई ज़िलों में बटा हुआ है, एक एक ज़िला कई तहसीलों में, और कई तहसील जो है वो कई कई गांवों में बटे हुए हैं। तो ऐसे उस समय का जो मौर्य साम्राज्य था वो भी ऐसे बटा हुआ था। देखिए 1 मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। सबसे पहले था साम्राज्य। सबसे पहले क्या था? साम्राज्य, जो कि सबसे बड़ी इकाई थी। अब साम्राज्य हमारा किस में बटा हुआ था? कई कई छोटे छोटे प्रांतों में। जो पूरा का पूरा साम्राज्य था प्रांतों में बटा हुआ था। अब जो प्रांत थे ये जनपदों में बटे थे, यानी जिले में बटे हुए थे। ये देखिए, जिले नगरों में बटे हुए थे और गांवों में, यानी जिले 2 इकाइयों में बटे हुए थे, यानी कुछ नगर थे और कुछ गांव थे। अब जो नगर थे इनको भी बांट दिया गया था परिषदों में। ये देखिए 6 परिषद हैं।
ये जो 6 परिषदें हैं, इनमें 5 आयुक्त होते थे, यानी इन परिषदों की देखभाल करते थे 5 आयुक्त। हर एक परिषद में 5 आयुक्त होते थे। तो आप समझ गए कि कैसे बटा हुआ था। पूरा का पूरा साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था, प्रांत कई जिलों में बटा हुआ था, और जिला कई नगर और गांव में बटा हुआ था, नगर कई परिषदों में बटा होता था, और परिषदों में 5 आयुक्त होते थे। यानी एक परिषद में 5 आयुक्त, 5 सदस्य होते थे जो जिले की देखभाल करते थे। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, साथ ही साथ इसके जो साम्राज्य का मालिक या मुखिया होता था, प्रमुख होता था, वो कौन होता है? राजा या वंशानुगत होता था। मतलब जैसे पिताजी राजा थे तो बेटा भी राजा ही होता था, तो ये वंशानुगत होता है। यानी साम्राज्य का मुखिया राजा कहलाता था। और मंत्री परिषद भी होती थी जो राजा को सलाह देती थी, मैंने आपको बताया था। जो प्रांत का मुखिया होता था उसको बोलते थे राजपाल, और ये भी राजवंश से ही संबंधित व्यक्ति होता था। राजवंश से संबंधित मतलब यानी कि राज परिवार से कोई है, कोई पड़ोसी का हो गया, सगे संबंधी हो गए, उन्हीं को राजपाल बनाया जाता था। ऐसा नहीं था कि कोई अलग से कहीं से आ गया। फिर यहाँ पर जनपद या जिला का जो प्रमुख होता था उसको क्या कहते थे? स्थानिक। ओके, ये स्थानीय व्यक्ति होता था। जैसे जिस जनपद का प्रमुख बनाना है, उस जनपद के जो प्रमुख व्यक्ति होते थे उन्हीं में से किसी एक को बना दिया जाता था। और फिर ऐसे यहाँ पर देखिए गांव का जो होता था मुखिया उसको ग्रामिक बोलते थे, यानी गांव का मुखिया ग्रामिक। और मैंने आपको बताया था नगर जो होते थे ये परिषदों में बटे होते थे, और जो परिषद होता था उसमें 5 सदस्यों का एक आयुक्त होता था, तो वही उनका शासन प्रशासन देखते थे। तो इसका उल्टा भी आप समझ सकते हैं कि कई परिषदें मिलकर एक नगर का निर्माण करती हैं, कई नगर और गांव मिलकर एक जनपद का निर्माण करते हैं, कई जनपद मिलकर एक प्रांत का निर्माण करते हैं, कई प्रांत मिलकर एक साम्राज्य का निर्माण करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन सबके काम दिए हुए हैं। कर्तव्य, कर्तव्य का मतलब इनका क्या दायित्व था, क्या इनके काम था। ये देखिए सबसे पहले राजा का क्या काम था? तो राजा का काम था आंतरिक एवं बाह्य आक्रमण से प्रजा को बचाना। ओके, मंत्री परिषद का काम था, मैंने बताया ही था, राजा को सलाह देना। फिर जो प्रांतीय प्रशासन था यानी कि राज्यपाल, उसका क्या काम था? न्याय देना, विकास के काम करना। ओके, सिंचाई, सड़क, व्यापार आदि का भी काम राज्यपाल ही करता था, यानी जो प्रांत का प्रमुख होता था। फिर यहाँ पर आप देखिए स्थानीय शासन व्यवस्था देखना, ये किसका काम था? ये जो स्थानीय प्रमुख थे यानी स्थानिक, इनका काम था स्थानीय शासन व्यवस्था देखना। जो गांव का मुखिया होता था जिसको हम ग्रामिक बोलते हैं, उसका काम होता था गांव की समस्याओं को हल करना। ओके, देखिए गांव की समस्याओं को ग्रामिक द्वारा ग्राम सभा की सहायता से हल किया जाता था। तो ये प्रशासनिक विभाग थे, प्रशासनिक इकाइयाँ थी, उनके प्रमुख थे और उनके कार्य थे, उनके कौन कौन से कर्तव्य थे, ये सब कुछ मैंने बता दिया। अब इसमें यहाँ पर देखिए कुछ और दिया हुआ है, हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं। ओके, इतने बड़े साम्राज्य के अच्छे प्रशासन के लिए 3 स्तरों की शासन व्यवस्था थी: प्रांत, जनपद, नगर और गांव। जैसे आज बेसिकली 3 ही स्तरीय की शासन व्यवस्था है, एक तो देश स्तर, एक राज्य स्तर और एक स्थानीय स्तर। ओके, जिसमें गांव या जिले आ जाते हैं। इस समय नौकरशाही व्यवस्था थी, वेतन राजकोष से दिया जाता था। जैसे आजकल के डीएम, एसपी जो अधिकारी हैं, ऐसे उस समय भी होते थे छोटे छोटे अधिकारी, उन्हीं को नौकरशाही बोलते हैं और उसी व्यवस्था को नौकरशाही व्यवस्था कहते हैं। उनको वेतन राजकोष से दिया जाता था। प्रांत से लेकर गांव तक की वस्तु स्थिति को राजा समय समय पर दौरा करके स्वयं भी देखता था, यानी राजा जांच पड़ताल भी करता रहता था। किसी दिन किसी दूसरे गांव में चले गए, किसी दिन दूसरे गांव का निरीक्षण किया। इससे क्या होती थी कि सतर्कता बनी रहती थी और लोग सतर्क रहते थे, काम होता रहता था, विकास होता रहता था। जैसे अभी मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री डेली किसी न किसी प्रदेश में जाएं, ज़िले में जाएं, वहाँ की देखभाल करें, तो सतर्कता सारे जो अधिकारी हैं बनी रहेगी और विकास भी अच्छे से होगा। इसीलिए कहते हैं कि जो नेता
आपके गांव घर में कम से कम महीने 2 महीने में आता हो, उसी को चुनिए। फिर एक गुप्तचर पूरे साम्राज्य की सूचना राजा को देते थे, यानी कि गुप्तचर भी होते थे। राजा के खिलाफ कौन सा षड्यंत्र कहाँ हो रहा है, ये सब सूचना राजा को पहले ही मिल जाती थी। गुप्तचर लगाए हुए थे। ओके, खबरी लाल जिसे हम बोलते हैं। बाहरी आक्रमण व आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए थल, यानी कि जिसमें पैदल, हाथी, घोड़े ये सेनाएं थी। जल सेना राजा के पास थी, तो राजा के पास थल सेना भी थी जिसमें पैदल सेना थी, हाथी थे, घोड़े थे और जल सेना भी थी। फिर 1 मिनट, इसको ऊपर ले जाते हैं। हाँ, इतनी बड़ी व्यवस्था चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी, जिसके लिए राजा की नीति खजाने को हमेशा भरे रखनी थी। इस समय राजस्व व्यवस्था भी अच्छी थी। अब चूँकि सारे अधिकारियों को वेतन दिया जाता था, जो कर्मचारी होते थे, नौकरशाही, उनको वेतन दिया जाता था, तो इसके लिए धन की आवश्यकता थी। धन कहाँ से लिया जाता था? टैक्स से, जनता से कर लिया जाता था, किसानों से राजस्व वसूला जाता था। ओके, तो इसी से राजा अपने राजकोष को भरता था और फिर उसी पैसे से सब कुछ काम करता था। यहाँ पर देखिए लिखा भी है, कृषि कर, यानी कृषि पर कर लिया जाता था। सिंचाई कर, सिंचाई पर कर लिया जाता था। व्यवसायी संगठनों पर बिक्री कर। ओके, ये आय के मुख्य स्रोत थे, यानी इन्हीं से राजा की कमाई होती थी। तो राजा के राजकोष में पैसा कहाँ से जाता था? कृषि कर, सिंचाई कर, व्यवसायी संगठनों पर बिक्री कर, इन्हीं से। इन्हीं करों को बड़ी सावधानी से इकट्ठा किया जाता था। इन करों का लेखा जोखा भी रखा जाता था। ऐसा नहीं था ऐसे ले लिया गया बस रख दिया गया, लेखा जोखा रखा जाता था। कितना कर किससे लिया गया है और कितना जमा किया गया, सब कुछ लेखा जोखा रखा जाता था। राज्य में आने वाले जंगलों एवं खानों पर राजा का स्वामित्व होता था। मान लीजिए कोई राज्य है, उसमें जो भी जंगल है, वहाँ पर जो भी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, वो सब राजा का होता था, यानी राजा का स्वामित्व वहाँ पर होता था। राज्य अपनी सेना के लिए हथियारों का निर्माण करता था। ओके, उन्हीं खनिज पदार्थों से हथियारों का निर्माण भी करता था, यानी लोहे वगैरह हैं, तांबे वगैरह, उन सब का खुदाई होता था, फिर उन्हीं से हथियार बनाए जाते थे। उन सब पर राजा का अधिकार होता था। फिर है लगभग 2500 वर्ष के पहले शासन का ढांचा आज भी हमारे देश के शासन के ढांचे से मिलता है। मतलब कह रहा है कि लगभग 2500 वर्ष पहले शासन प्रशासन का जो ढांचा था वो वही ढांचा आज भी है लगभग लगभग। मतलब दोनों ढांचा मिलता जुलता है। जैसे पहले के ज़माने में मैंने बताया था, प्राचीन काल में, यानी 2500 वर्ष पहले की बात करें तो जो साम्राज्य होता था वो कई प्रांतों में विभक्त होता था। प्रांत जिले में, फिर जिले गांवों नगरों में। ऐसे आज देखिए हमारा जो देश है कई प्रांतों में विभक्त है, फिर प्रांत कई ज़िले में और ज़िले कई गांवों नगरों में विभक्त हैं। तो ठीक वही आपसे यहाँ पर कह रहा है कि लगभग 2500 वर्ष पहले के शासन का ढांचा आज भी हमारे देश के शासन के ढांचे से मिलता है। फिर यहाँ पर है, मेगास्थनीज ने अपनी भारत यात्रा विवरण में उन चीज़ों के बारे में जिक्र किया है जो उसे आश्चर्यजनक लगी थी। क्या आप बता सकते हैं कि उसने किन के बारे में लिखा होगा? ये आपसे पूछ रहा है, आपसे कह रहा है बूझो तो जाने, यानी बताओ तो जाने। ओके, तो इसकी जड़ें तनों से उगती हैं, इसकी छाया में 400 लोग एक साथ रह सकते हैं। बताइए कौन सी चीज़ है? इसकी जड़ें तनों से उगती है और इसकी छाया में 400 लोग एक साथ रह सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, वो बरगद ही होगा। बिना मधुमक्खी के शहद निकलता है। क्या है? बिना मधुमक्खी के शहद निकलता है? मैं नहीं जानता हूँ, आप बताइए। ऊन पेड़ों से उगती है, तो ऊन पेड़ों से उगती भेड़ होगा मेरे ख्याल से, जहाँ से ऊन मिलता है। पक्षी जो मनुष्य जैसे बोलते हैं तो तोता होगा। यहाँ देखिए आंसर भी दिया है, मैंने देखा ही नहीं। ओके, तो सॉरी, मैंने एक गलत बताया था। पहला का तो आंसर बरगद होगा, मैं जानता था। दूसरे का यहाँ बताया गया है, ये देखिए, इसकी ये बिना मधुमक्खी के शहद निकलता है, तो एक गन्ना होगा। ओके, सही, बढ़िया जवाब दिया है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर एक और है, ऊन पेड़ों से उगती है, तो मैंने भेड़ बताया था, भेड़ नहीं होगा। मैंने सोचा था आंसर नहीं दिया होगा, लेकिन यहाँ आंसर भी दिया, कपास होगा। ओके, और ये पक्षी जो मनुष्य जैसे बोलता है तो तोता ही होगा। अब यहाँ पर हम लोग मेगास्थनीज की नज़र में देखते हैं कि वो भारतीयों को कैसा मानता था, भारतीयों के बारे में क्या सोचता था। ओके, तो कहता था कि
भारतीय लोग सभ्य थे, वे अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। मतलब कहने का मतलब भारतीय लोग ईमानदार थे, चोरी वगैरह नहीं होती थी इसलिए ताला नहीं लगाते थे। वे अपनी कही बातों का पालन करते थे, जो बातें भारतीय कहते थे वो करते थे। ओके, तो ये मेगास्थनीज कह रहा है कि वे अपनी कही हुई बातों का पालन करते थे। फिर है, वे झूठी गवाही नहीं देते थे। ये भी बात इसने कही कि भारतीय लोग झूठी गवाही नहीं देते थे। मेगास्थनीज ने अपनी बुक में लिखा है इंडिका में। उनके महल सोने चांदी से बने थे, यानी कि ये राजाओं के बारे में कह रहा। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। ओके, तो ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिए। मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। ओके, इसका क्षेत्रफल 9 मील लंबा, 1.5 मील चौड़ा था, यानी लंबाई ज़्यादा थी। फिर है, तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक की सड़कों के दोनों ओर छायादार वृक्ष तथा जगह जगह पर कुएं थे। चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठा। ओके, चंद्रगुप्त के बाद मौर्य वंश का शासक कौन बना? बिंदुसार। बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक, अशोक सम्राट जिसे हम कहते हैं, वो मगध का सम्राट बना। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो साम्राज्य स्थापित किया था उसमें से कलिंग स्वतंत्र हो गया था। ओके, ये जो कलिंग था इसने स्वतंत्रता घोषित कर दी। अतः उत्तराधिकार प्राप्त करने के बाद अशोक के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कलिंग की विजय। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो कलिंग था वो पहले मगध साम्राज्य के ही अंतर्गत आता था, लेकिन अब क्या हुआ, कलिंग ने स्वतंत्रता घोषित कर दी और अपने आप को मगध से अलग कर लिया। तो जब अशोक शासक बनता है मौर्य वंश का, मगध की गद्दी पर बैठता है, तो सबसे पहले तो उसने अपने सभी भाइयों से लड़ा, जितने भी उसके भाई थे उनको हटा करके, उनको समाप्त करके मगध की गद्दी पर बैठा। फिर दूसरी समस्या उसके सामने थी, कलिंग को अपने मगध साम्राज्य में मिलाना, यानी कि जो स्वतंत्र हो गया था उसको फिर से मिलाना था। तो अब कलिंग की लड़ाई हम लोग कल पढ़ेंगे, यानी दूसरे वाले पार्ट में। इसका 2 पार्ट आएगा इस चैप्टर का। ये जो 7वां चैप्टर है मौर्य साम्राज्य, इसका 2 पार्ट आएगा। ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा। ओके, तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।